रात का खाना खाकर हम जाने के लिए तैयार थे। जाने से पहले मैंने जेनी को राब्ता करने का मैसेज कर दिया था। खुफिया ठिकाने से निकलने से पहले हमने कर्नल जेम्स की आंखों पर पट्टी बांध दी। रास्ते में ही जेनी की कॉल आ गई। मेरे हेलो करते ही वो बोली, जी तुम्हें बताया था कि खुद से राब्ता न करना। मैंने हंसते हुए कहा, मजबूरी थी। वो बोली, जी हम पर बहुत कड़ा वक्त आया हुआ है। एक ऑफिसर कल से दहशतगर्दों के कब्जे में है। उसे ढूंढने के लिए कोई लाया अमल सोचा जा रहा है। मैंने हंसते हुए कहा, वैसे अमेरिका से बड़ा दहशतगर्द कौन हो सकता है। वो बोली, मजाक का वक्त नहीं है। ये कहते हुए उसे कोई बात याद आई और वो पूछने लगी, जानते हो वो है कौन। मैंने कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा और मुझे कैसे मालूम हो सकता है उसके बारे में। वो बोली, जी तुम्हें अपने उस्ताद जेम्स मैथनी याद होगा। मैंने कहा, उस्ताद भी कभी भूलते हैं। हमारे मजहब में तो उस्तादों की तकरीम की इतनी हिदायत की गई है जो तुम लोग सोच भी नहीं सकते। उसने एकदम इश्तियाक से पूछा, क्या तुम इस मामले में हमारी कोई मदद कर सकते हो। मैंने कहा, अगर मेरा जवाब हाँ में हो और मैं उन्हें बाहिफाजत ले आऊं तो क्या इनाम दोगी। उसने कहा लगाया, क्या इनाम लोगे। मैं तो कब की सरापा इनाम बनी फिर रही हूँ, तुम खुद ही इनकार पर मायल हो। मैंने कहा, बकवास करने का कोई मौका हाथ से न जाने देना। वो संजीदा होते हुए बोली, अच्छा सच बताओ, कुछ कर सकते हो। मैंने कहा, जिस होटल के सामने आखिरी मुलाकात हुई थी वहीं कुछ देर में पहुंच सकती हो। वो साफ गोई से बोली, मौजूदा हालात में तो बिल्कुल नहीं आ सकती। मैंने कहा, अगर मैं कहूँ कि जेम्स साहब को घंटे तक वहां ला रहा हूँ फिर। उसने मेरी बात को मजाक समझते हुए ज्यादा अहमियत न दी। बोली, जी मैं राब्ता मुनक़ता कर रही हूँ। मैंने कहा, अच्छा ये लो बात करो। मैंने साथ बैठे जेम्स को मोबाइल पकड़ा दिया। सर जेनी से बात करें। जेम्स ने मुस्कुराते हुए कहा, हेलो गुड गर्ल। उसने इतने जोर से कहा था सर कि मेरे कानों तक उसकी आवाज पहुंची। वो बोला, मेरी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है और मैं इस वक्त मिस्टर जीश के साथ हूँ। वो मुझे कहीं छोड़ने जा रहे हैं। जाने उसने क्या जवाब में कहा कि जेम्स ने मोबाइल मेरी जानिब बढ़ा दिया। मोबाइल कान से लगाते ही मैंने पूछा, यकीन आया। वो वारफ्तगी से बोली, जी मैं बस आधे घंटे में पहुंच रही हूँ। मैंने कहा, कोशिश करना कि अकेली आओ। ठीक है कहकर उसने राब्ता मुनक़ता कर दिया। गजनी शहर के मज़ाफ़ात में पहुंचते ही मैंने कर्नल जेम्स की आंखों पर से पट्टी खोल दी। मैं अपने साथ बस ड्राइवर को ही लाया था। होटल के सामने ही हमें जेनिफर बड़ी बेसब्री से मुंतजिर मिली। गाड़ी के रुकते ही वो आगे बढ़ी और मेरे उतरते ही मुझसे लिपट गई। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने उसे खुद से अलहदा करते हुए कहा, ये न्यूयॉर्क नहीं है मोहतरमा। वो बुरा मनाए बगैर कर्नल जेम्स मैथनी की तरफ बढ़ गई। जेम्स ने उससे पुरतबाक मुसाफा करते हुए पूछा, कैसी हो ऑफिसर। वो मुस्कुराई, बहुत उम्दा सर। मैं उनकी गुफ्तगू में मुखल हुआ, अच्छा मैं चलूं। जेम्स ने मुझसे अलविदाई मुसाफा किया, ठीक है। जेनी दोबारा जबरदस्ती गले मिली और वो दोनों अपनी कार में बैठ गए। मैंने ड्राइवर को चलने का इशारा किया। थोड़ी दूर आते ही वो मुझसे मुखातिब हुआ, रात यहीं शहीद खान के घर गुजार लेते हैं, सुबह निकल चलेंगे। मैंने कहा, शहीद खान का घर वही खुफिया ठिकाना था जहां अहमद भी ठहरा हुआ था। ठीक है वहीं चलो। मैंने इस बात में सर हिलाकर कमांडर बिस्मिल्लाह जान को कॉल करके वहां रुकने का बताया। सुबह भी अहमद के इसरार पर हमने वापस लौटने का प्रोग्राम अगले दिन के लिए मौखर कर दिया। रात गए मुझे जेनी की कॉल मिली। मेरी हेलो के जवाब में वो खुशी से चहकते हुए बोली, जी तुम्हारी बेगुनाही के सारे सबूत मैंने हासिल कर लिए हैं। मेरा दिल खुशगवार अंदाज में धड़कने लगा। क्या? जेनी खिलखिलाई, सच कह रही हूँ? यकीन नहीं आ रहा। मैंने साफ गोई से इकरार किया, हाँ। वो बोली, जी हकीकत तो ये है कि मैं इतनी जल्दी इन सबूतों तक रसाई नहीं पा सकती थी। ये कर्नल जेम्स मैथनी की मेहरबानी है कि कल जाते ही उन्होंने कर्नल कॉलिन फील्ड की जगह कैंप की क़यादत संभाली और सबसे पहला काम यही किया कि तुम्हारी बेगुनाही के सबूत मेरे हवाले कर दिए। मैंने कहा, जेनी अगर ये सच है तो मैं बगैर किसी ताखीर के उन्हें हासिल करना चाहूंगा। वो एतमाद से बोली, कहाँ पहुंचाऊं। मैंने कहा, वही पुराना होटल बेहतर रहेगा। बोली, नहीं इस मर्तबा किसी अच्छे होटल में मिलेंगे, इकट्ठे बैठकर खाना खाएंगे, थोड़ी गपशप करेंगे, उसके बाद यूं भी तुम हमेशा के लिए बिछड़ जाओगे। मैंने कहा, चलो ठीक है। उसने एक मशहूर और अच्छे होटल का नाम लेते हुए कहा, कल दोपहर मैं कमरा नंबर 15 में तुम्हारी मुंतजिर होंगी। मैंने दोबारा कहा, ठीक है, और राब्ता मुनक़ता कर दिया। अगले दिन दोपहर को मैं उसके सामने बैठा हुआ था। हठ धर्मी का इजहार करके उसने लैपटॉप खोला और वो तमाम वीडियोस दिखाने लगी जिनके शुरू और आखिर में उनकी अपनी बातें और मंसूबे थे जो वो मुझे काबू करने के लिए बना रहे थे। 2-3 वीडियोस देखकर मैंने कहा, ठीक है जेनी, ये लैपटॉप में ले जाऊं। वो बोली, इस यूएसबी में तमाम डेटा डाल दिया है। उसने एक यूएसबी मेरी जानिब बढ़ाई। यूएसबी पकड़ते हुए मैंने कहा, लैपटॉप भी मैं ले जाऊंगा। वो हंसते हुए बोली, चलो बेशक ले जाओ। मैंने तंजिया लहजे में कहा, वैसे शर्म की बात है कि तुम्हारे सामने वो मेरे खिलाफ मंसूबे तरतीब देते रहे और तुम न सिर्फ आराम से वो सब कुछ सुनती रही बल्कि अपने कीमती मशवरों से भी उन्हें नवाजती रही और मुझे इशारा तक न दिया। वो हंसी, सही कहा, और मैं अपने फेल पर बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं हूँ। मैंने कहा, गोया मुझसे पहले तुम्हारी जिम्मेदारियां हैं। वो बोली, नहीं तुमसे पहले और तुमसे बाद भी तुम ही हो। मैंने कहा, झूठ बोलने की भी कोई हद होती है। मैंने कहा, झूठ बोलने की भी हद होती है। वो बोली, सी
ऐसा मैंने मुल्क और कौम के लिए नहीं किया, अपने लिए किया था। मेरा ख्याल था कि शायद इस तरह तुम अमेरिका जाने के लिए तैयार हो जाओ, और सच कहूं तो तुम्हें ब्लैकमेल करने के मंसूबे में मैं पेश थी। उसने साफ गोई से एतराफ किया। मैंने कहा, तो वजीरिस्तान में आखिरी मुलाकात के मौके पर जब मैंने किसी भी सूरत अमेरिका के लिए काम करने से इनकार कर दिया था, तब भी तुमने ये मवाद मेरे हवाले क्यों नहीं किया? वो बोली, उस वक्त तक तमाम मवाद एल्बर्ट ब्रूक के पास था। मुझसे गलती ये हो गई थी कि उसे मैंने अपने और तुम्हारे बारे में सब कुछ सच बता दिया था, और उसके बाद तुम्हारे मामले पर वो मुझ पर एतबार नहीं करता था। मैंने कहा, अच्छा जाने दो इस बहस को, अब इरादा क्या है? उसने इंकिशाफ किया, महीने डेढ़ तक वापस जा रही हूँ और जाते साथ शादी का इरादा है। मैंने मजाकिया अंदाज में कहा, मुझे क्यों सुना रही हूँ? वो बोली, सुना नहीं रही, आखिरी मौका दे रही हूँ, अब भी वक्त है, मुझे रोक सकते हो। मैंने कहा, क्या फायदा, मुझसे शादी करने के 1 माह के अंदर तुम अपने फैसले पर पछताओगी। हम मशरकी लोग अपनी बीवी को इतनी आजादी नहीं दे सकते जो तुम्हारे यहाँ मुयस्सर है। वो पुरजोश लहजे में बोली, मैं पाबंदी बर्दाश्त कर लूंगी, बल्कि ऐसा है कि कुछ अरसा मेरे साथ रह कर देख लो, अगर तुम्हारे मयार पर पूरी न उतरी तो बेशक शादी न करना। मैंने कहा, बगैर शादी के इकट्ठे रहना भी तुम्हारी सकाफत है, हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। वो तंजिया अंदाज में बोली, तुम और पहलावशा भी तो शादी से पहले इकट्ठे थे, तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैं कुछ नहीं जानती? मैं जल्दी से बोला, तुम्हारे पास निहायत गलत मालूमात हैं। पलवशा और मेरे इकट्ठे रहने का मकसद कबील खान का खात्मा था। वो वसूख से बोली, मुमकिन है एक वजह ये भी हो, लेकिन भूल गए कैसे पहलावशा के एक बार पुकारने पर भागे चले आए थे। मानो या ना मानो, तुम्हारे दिल में पहले से उसके बारे में ऐसे ख्यालात मौजूद थे। मैंने उसे झिड़कते हुए कहा, जब बात का पता न हो तो खामखा बकवास नहीं की जाती। वो मौजूद तब्दील करते हुए बोली, अच्छा दफा करो, ये बताओ मिलने आओगे कि नहीं? मैंने कहा, कॉल पर बात कर लूंगा, और मेरा ख्याल है इतना काफी है। यूं भी वहां आकर तुम्हारे शौहर से मार खाने से बेहतर है मैं वहां ना आऊं। वो मुंह चिढ़ाते हुए बोली, बड़े आए मजलूम, और कहकहा लगाकर हंस दी। मैंने कहा, वैसे कोई दूल्हा ढूंढा भी है या वापसी पर कुछ सोचोगी? वो बोली, कई मर्द इंदिया दे चुके हैं, बस अभी जाकर किसी एक का इंतखाब करना है। मैंने कहा, तुम्हारे लिए यही बेहतर है, क्योंकि हमारी शादी में पलवशा के अलावा भी कई रुकावटें हैं। उसने मुंह बनाया, बिल्कुल, और सबसे बड़ी रुकावट तुम हो। मैंने चिल्ला कर कहा, लड़कियां चाहे कितने बड़े ओहदे पर क्यों ना हो, सोचना उन्होंने दिल से ही होता है। हमारी शादी में जो कबाहतें हैं उनके बारे में तुम्हें तफसील से आगाह कर चुका हूँ। इसके बावजूद तुम यही समझती हो तो भाड़ में जाओ। वो मेरी नागवारी को खातिर में न लाते हुए बोली, पलवशा में ऐसी कौन सी बात है जो मुझ में नहीं? मैंने कहा, मुझ में ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हारे अपने मुल्क के इतने पुरकशिश, खूबसूरत और हम मजहब जवानों में नहीं? वो बोली, ये तुम अच्छी तरह जानते हो, और तुम्हारे इस सवाल से मुझे इल्म भी हो गया है कि जो तुम मुझे बावर करवाना चाहते हो। मैंने पूछा, क्या? वो बोली, यही कि वो मुझसे खूबसूरत हैं और तुम्हें ज्यादा प्यारी है। मैंने कहा, जेनी तुम खामखा बात को बिगाड़ रही हो। पलवशा के होते हुए भी मुझे मजहब दूसरी शादी की इजाजत देता है, लेकिन यकीन करो, तुम बचपन से जिस माहौल में पली बड़ी हो उसे छोड़ना तुम्हारे लिए मुमकिन नहीं होगा। ये मोहब्बत का भूत उतरने में महीने से ज्यादा नहीं लगेगा। वो मुस्कुराई, अच्छा यार छोड़ो, खामखा सफाइयां देने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा, सफाइयां नहीं दे रहा, हकीकत बयान कर रहा हूँ। वो बोली, क्या मैं वाकई तुम्हें प्यारी लगती हूँ? मैंने इस बात में सर हिलाया, और इस बात पर तुम्हें यकीन भी है? उसने कहा, और पलवशा? मैंने कहा, वो भी। उसने इंकिशाफ किया, सच कहूँ तो पलवशा मुझे बहुत प्यारी लगी है। मैंने कहा, वो बहुत मजलूम है और उससे भी ज्यादा हिम्मत वाली है। उसने इश्तियाक से पूछा, वैसे मेरे बारे में क्या कह रही थी? मैंने कहकहा लगाया, कुछ ऐसा नहीं कहा जो बताया जाए। वो मुंह बनाते हुए बोली, जानती हूँ उस खूंखार बिल्ली को। न जाने क्यों मुझे उसके लहजे की गहराई में शफकत झलकती नजर आ रही थी। मैंने कहा, अच्छा मुझे कुछ रकम की जरूरत है, थोड़ी खरीदारी करनी है। वो बोली, इस वक्त तो 2-3 हजार डॉलर ही होंगे, अगर ज्यादा चाहिए तो मंगवा देती हूँ। मैंने बेतकल्लुफी से कहा, 2000 काफी हैं। वो ममनूनियत से बोली, तुम्हारा रकम मांगना मुझे अच्छा लगा। हम काफी देर गपशप करते रहे, फिर उससे इजाजत लेकर मैं वहां से निकल आया। अलविदा होते वक्त वो काफी उदास हो गई थी, लेकिन बिछड़ना तो आखिर था। अपनी आदत पर अमल करते हुए उसने मुझे खुदा हाफिज कहा और मैं वहां से बाहर निकल आया। अपनी बेगुनाही के सबूत मैंने हासिल कर लिए थे। वापसी का इरादा करने के साथ मेरे दिल में कुछ खरीदारी का ख्याल आया, क्योंकि मैं गुलगारे और उसके बहन भाइयों के लिए कुछ तहाइफ लेना चाहता था। घंटा डेढ़ खरीदारी में लगाकर मैं वापस शहीद खान के मकान पर पहुंच गया। वहां अहमद, उसकी बीवी और मेजबान से आखिरी मुलाकात करके मैं ड्राइवर के साथ वापस चल पड़ा। अब्दुल हक और बिस्मिल्लाह जान को मैं कामयाबी की खबर सुना चुका था। उन्होंने कॉल पर ही मुझे मुबारकबाद दी। रात को लेटते वक्त अब्दुल हक मुझसे मुखातिब हुआ, गोया अब वापस जाओगे? मैंने इस बात में सर हिला दिया, हाँ। बोला, और पलवशा बेटी के बारे में क्या सोचा है? एकदम मुझे ख्याल आया कि सबूत मिलने की खुशी में मैंने अपनी जाने हयात को भुला दिया था, जो मेरे लिए जाने कहां कहां खार होती फिर रही थी। मैंने साफ गोई से एतराफ किया, मेरे जहन से ये बात निकल गई थी। बोला, चलो अब बता दो क्या प्रोग्राम है? मैंने फौरन कहा, पलवशा को ढूंढ कर वापस जाऊंगा। वो बोले, एक सौदा करोगे?
میں نے حیرانی سے پوچھا کیسا سودا؟ بولے پلوشہ بیٹی کو ڈھونڈنے کا کام میں اپنے ذمہ لیتا ہوں، میرا مطلب یہ کام میں چند مجاہدین کے ذمہ لگاتا ہوں، آپ میرا ایک کام کر دیں۔ میں نے پوچھا کون سا کام؟ بولا نک سٹورٹ نامی نشانے باز ہمارا کافی نقصان کر چکا ہے۔ میں نے کہا میرا خیال ہے پہلے بھی کافی دیر ہو گئی ہے، پلوشہ جب تک مل نہیں جاتی مجھے یکسوئی حاصل نہیں ہوگی۔ بولے ایسا کرتے ہیں آپ میرے ساتھ گردیز چلیں، میں وزیرستان میں رابطہ کر کے کسی کمانڈر کے ذمے پلوشہ کی تلاش کا کام لگاتا ہوں۔ آپ کے مطابق آخری بار وہ کمانڈر نصر اللہ سے ملے تھے، اس کے بعد کہاں گئے یہ کسی کو پتہ نہیں۔ اب میرے خیال میں ان کی تلاش کا کام وہیں شروع کرنا پڑے گا، اور اس ضمن میں کافی آدمی استعمال ہوں گے، تو بہتر یہی ہے کہ آپ میری بات مان لیں۔ میں نے معنی خیز لہجے میں پوچھا گویا میرے انکار کرنے پر آپ پلوشہ کی تلاش میں میری مدد نہیں کریں گے؟ وہ بولا ایسا میں نے کب کہا؟ میں نے کہا آپ پلوشہ کی تلاش کا کام پہلے بھی تو شروع کروا سکتے تھے۔ وہ بولا ہاں، آپ کی طرح مجھے بھی امید تھی کہ وہ جلد یا بدیر مل جائے گی، مگر یہ نہیں سوچا تھا کہ آپ کا کام ختم ہونے کے بعد بھی اس کی کوئی سنگن نہیں ملے گی، اور سب سے بڑھ کر آپ نے بھی تو کوئی ایسی بات نہیں کہی تھی۔ اس کی بات صحیح تھی، پلوشہ کے ضمن میں مجھ سے تھوڑی بہت بے پرواہی ہوئی تھی، مجھے کسی نہ کسی کو اس کی تلاش میں شروع دن سے لگا دینا چاہیے تھا۔ اس کے ساتھ ہی میرے دماغ میں خیال آیا کس کو لگاتا؟ مجاہدین میرے زر خرید یا ملازم نہیں تھے کہ جہاد چھوڑ کر میری بیوی کو تلاش کرتے پھرتے؟ پاکستان آرمی سے میں یوں بھی بھاگتا پھر رہا تھا، جو دوست کسی قابل تھے وہ پہلے سے میرے کام کے سلسلے میں مصروف تھے، اس کے علاوہ میں کیا کر سکتا تھا؟ مجھے خاموش پا کر وہ دوبارہ بولا اگر اس کے علاوہ کوئی حل سوچتا تو ہم آپ کو بالکل تکلیف نہ دیتے۔ یقین مانو اس خبیث کی ہمت بہت بڑھ گئی ہے، اب تو لگتا ہے ہمیں گردیز کیمپ کو خیر بات کہنا پڑے گا، اور گردیز کیمپ کے بعد وہ کسی اور جگہ کو تاڑ لے گا۔ آپ کے شاگرد بھی اسے روکنے میں ناکام ہو چکے ہیں، صغیر اور اسلم پہلے شہید ہو گئے تھے، ایک ہفتہ پہلے مبین اور احسان بھی باقی نہیں رہے، وہ چاروں میرے شاگرد تھے۔ گو انہوں نے صرف نشانے بازی کے متعلق ہی تھوڑا بہت سیکھا تھا، لیکن میرے ساتھ انہوں نے جو 3 ہفتے گزارے تھے وہ وقت ایک یاد کی صورت میری یادداشت میں محفوظ تھا۔ وہ نک سٹورٹ کو ہلاک کرنے کی کوشش میں خود شہید ہو چکے تھے، ایک منجھے ہوئے سنائپر کا مقابلہ کرنا ان کے بس سے باہر تھا۔ نک سٹورٹ کی جینیفر بھی کافی تعریف کر چکی تھی، اس کا صاف مطلب یہی تھا کہ وہ ایک خطرناک سنائپر تھا، اور ایسے شخص کے مقابل آنے کا مطلب خود کو شدید خطرے میں ڈالنا تھا، کیونکہ وہ اس علاقے میں کافی عرصے سے سرگرم تھا۔ گویا گردیز کا علاقہ اس کے لیے ہوم گراؤنڈ کی حیثیت رکھتا تھا، اپنی مرضی کے میدان کا انتخاب کر کے مجھے کسی مشکل سے دوچار کرنا اس کے لیے دشوار نہ ہوتا۔ اس سبب کے باوجود مجھے جان سے زیادہ پلوشہ کی فکر کھائی جا رہی تھی۔ مجھے خاموش پا کر اس نے پھر پوچھا کس سوچ میں گم ہو؟ میں نے کہا عبدالحق بھائی آپ نے مجھے مشکل میں ڈال دیا ہے، ضروری نہیں کہ ایک سنائپر کے مقابلے میں آپ سنائپر کو ہی لائیں، اس کے خلاف کوئی اور منصوبہ بھی بنایا جا سکتا ہے۔ وہ بولا ایسے بہت سے منصوبے بنا چکے ہیں مگر ہم ناکام ہوئے۔ میں نے ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا پلوشہ کی تلاش کے لیے رابطہ کر لو، اس کے علاوہ میری بے گناہی کے ثبوت بھی ایک خاص آدمی تک پہنچانے ہوں گے۔ عبدالحق نے خوش دلی سے نعرہ لگایا ایس ایس زندہ باد۔ دوسرے دن ہم بسم اللہ جان اور اس کے ساتھیوں سے الوداع ہو رہے تھے۔ کمانڈر بسم اللہ نے مجھ سے معانقہ کرتے ہوئے کہا ذیشان بھائی آپ کی یاد آئے گی۔ میں نے کہا آپ کی محبت ہے کمانڈر، یقیناً آپ کی مدد کے بغیر میں یہ سب کچھ نہ کر سکتا تھا۔ وہ بولا ہم نے آپ کے لیے اتنا نہیں کیا جتنا آپ نے ہمارے لیے کیا ہے۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا چلو حساب برابر۔ وہاں سے کچھ رستہ گاڑی میں بیٹھ کر گئے اور پھر پیدل روانہ ہوئے۔ ہماری منزل پکتیکا کا ٹھکانہ تھی۔ گو ہم گردیز سے گاڑی میں جا سکتے تھے مگر میرے پاس جو ثبوت موجود تھے ان کی حفاظت کے لیے گاڑی کی بجائے ہم نے پیدل رستے کو ترجیح دی تھی۔ راستے میں کوئی خاص واقعہ نہیں ہوا تھا اور ہم خیریت سے اس خفیہ ٹھکانے پر پہنچ گئے تھے۔ کمانڈر اسلام ہمیں پرتپاک انداز میں ملا، اس نے چھوٹتے ہی پوچھا یقیناً آپ کامیاب لوٹے ہیں؟ میں نے کہا الحمدللہ۔ باقی افراد سے مصافحہ کر کے ہم بیٹھ گئے۔ کمانڈر عبدالحق مختلف لفظوں میں کارگزاری سنانے لگا۔ اس کی بات کے اختتام پر کمانڈر اسلام تصدیقی انداز میں مجھے مخاطب ہوا گویا اب واپسی کا ارادہ ہے۔ میری بجائے عبدالحق نے جواب دیا نہیں، ابھی تک ذیشان بھائی کا ایک کام رہتا ہے۔ اسلام نے سمجھ جانے والے انداز میں سر ہلایا، یقیناً ذیشان بھائی نے اپنی بیگم صاحبہ کو ڈھونڈنا ہوگا۔ عبدالحق نے ایک بار پھر نفی میں سر ہلایا، نہیں، پلوشہ بیٹی کو ڈھونڈنے کے لیے آپ جا رہے ہیں اور اس کی شروعات آپ کریں گے استاد نصر اللہ خان کے گھر سے۔ اسلام سچ مچ حیران رہ گیا، میں سمجھا نہیں۔ بولے ذیشان بھائی سے ایک معاہدہ ہو گیا ہے، یہ ہمارے لیے نک سٹورٹ کا شکار کرے گا اور ہم پلوشہ بیٹی کو ڈھونڈیں گے۔ اسلام خوشی سے اچھل پڑا، یہ ہوئی نہ بات۔ اسی دوران رات کے کھانے کا وقت ہو گیا تھا۔ کھانا کھا کر ہم نے عشاء کی نماز پڑھی۔ تھکے ہونے کے باوجود ہم کافی دیر گپ شپ کرتے رہے۔ کمانڈر عبدالحق نے اسلام کو تفصیل سے پلوشہ کے ڈھونڈنے کی ترتیب بتا دی تھی، لیکن اس سے پہلے اسے اورنگزیب صاحب کو مل کر میری بے گناہی کے ثبوت ان کے حوالے کرنا تھے۔ اورنگزیب صاحب کا موبائل فون نمبر میں نے اسے دے دیا تھا۔ کمانڈر اسلام کو میں نے ایک USB بھی دی تھی جو اسے اورنگزیب صاحب کے حوالے کرنا تھی۔ ایک USB میں نے اپنے پاس رکھ لی تھی۔
जबकि लैपटॉप मैंने उसी ठिकाने पर रखवा दिया था। सबूतों को गुम करने का कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहता था। अगली सुबह कमांडर इस्लाम एक साथी के हमरा रवाना हो गया। शमरेज चचा और उनके घर वालों के लिए मैंने काफी तोहफे खरीदे थे। वो तमाम सामान मैंने उनके हवाले कर दिया था। कमांडर इस्लाम ने मानी खेज लहजे में कहा था, आप उनको भुला नहीं पाए। मैंने कहा, जिसने जान बचाई हो उनको भूला नहीं जाता। उसने तायदी अंदाज में कहा, सही कहा, और अलविदाई मुआनिका करके फी अमानिल्लाह कहते हुए रुखसत हो गए। कमांडर अब्दुल हक ने रात ही को एक नजदीकी ठिकाने से 2-3 आदमी मंगवा लिए थे जो दोपहर तक हमारे पास पहुंच गए थे। हमने वो दिन भी वहीं गुजारा था। दूसरे दिन हम दोनों गुर्देज रवाना हो गए। कमांडर अब्दुल हक बहुत जोश में था। निक स्टुअर्ट ने काफी मुजाहिदों को शहीद किया था और अब वो बदला लेने के लिए बेचैन था। मुझे जानने वाले मेरी निशानेबाजी पर अंधा एतमाद करते थे। उनके नजदीक मैं एक हीरो की तरह था, जबकि बजाते खुद मेरे दिल में ये खौफ जागुजी रहता कि आया मैं उन लोगों की तवक्कुआत पर पूरा भी उतर पाऊंगा या नहीं। उमूमी तौर पर लोग जिस आदमी के लिए खुश एतकाद होते हैं उसके बारे में बहुत सी बातें खुद से तय कर लेते हैं और उसके खिलाफ बातें सुनना तो दरकनार, सोचना भी गवारा नहीं करते। मेरी निशानेबाजी भी कुछ लोगों के लिए यही सूरत हाल इख्तियार कर गई थी। कुछ सलाहियत और कुछ मुबालगा आराई ने मुझे इस बुलंदी पर उठा दिया था जिसका मैं खुद को अहल नहीं समझता था। हम दोनों वहां से मरनाहगर रवाना हुए। वहां से होते हुए हम सारूबी और अरगून के रास्ते गुर्देज पहुंचे। ये अफगानिस्तान के सूबे पक्तिका का दारुल हुकूमत है। मुजाहिदीन का ठिकाना शहर से काफी हटकर पहाड़ों के बीच में था। रास्ते में हमारे 2 दिन मजीद जाया हो गए थे। वहां हम रात को पहुंचे थे। दिन के वक्त उन पहाड़ी सिलसिलों में हरकत करना काफी दुश्वार गुजार हो गया था। निक स्टुअर्ट ने मुजाहिदीन की दिन की नक्लो हरकत को महदूद कर दिया था। न जाने किस जगह पर छुपे हुए वो अपनी दूर मार राइफल के जरिए उन पहाड़ों में घूमने वाले अफराद को निशाना बनाता रहा। इस ज़िम्न में उसने काफी ऐसे अफराद को भी निशाना बना दिया था जिनका उस जंग से दूर दूर का वास्ता नहीं था। मर्द तो कुजा वो औरतों को भी माफ नहीं करता था। जो भी अमरीकियों के लिए तीसरी दुनिया की अवाम इंसानियत क्या जानवरों का दर्जा नहीं रखती। अब उसी निक स्टुअर्ट और उसकी साथी लॉरा ब्राउन के साथ मेरा टाकरा होने वाला था। न जाने ये मुकाबला क्या रंग लाता। गुर्देज कैंप भी दूसरे ठिकानों की तरह गारों के मजमुए पर मुश्तमिल था और वो गार जिन पहाड़ी सिलसिलों में मौजूद थे वो पहाड़ी सिलसिले काफी दूर तक फैले हुए थे। वहाँ एक बुलंद पहाड़ी पर निक स्टुअर्ट और उसकी साथी लॉरा ब्राउन ने डेरा डाल रखा था। उस पहाड़ी की 3 अतराफ में बिल्कुल सीधी ढलानें थीं जिन्हें नक्शा बीनी में हम स्कार्पमेंट कहते हैं। ऊपर चढ़ने के लिए सिर्फ एक ही जानिब रास्ता मौजूद था जहाँ पर सख्त पहरा था। निक स्टुअर्ट उस पहाड़ी की बुलंदी से काफी दूर दूर तक निशाना बनाता। कभी कभार वो नीचे उतरकर भी अपना शिकार ढूंढना शुरू कर देता। मुजाहिदीन ने उसे मारने के लिए कोई दकीका फरोगजाश्त नहीं किया था, लेकिन कामयाबी से हनूज दूर थे और अब मेरी शक्ल में वो एक नई कोशिश कर रहे थे। इस बार वो काफी मुतमईन थे। अलबत्ता मुझे मालूम नहीं था कि इस टाकरे का क्या अंजाम होने वाला है। इस मर्तबा मेरे मुखालिफ एक ऐसा स्नाइपर मौजूद था जिसकी निशानेबाजी की उसके दुश्मन भी तारीफ कर रहे थे। मेरी तरह वो भी सर में ही गोली मारता था। जिस पहाड़ी पर वो मौजूद होता वहाँ मुस्तकिल ठिकाना बनाकर रहना इतना आसान नहीं था क्योंकि वहाँ गार वगैरह मौजूद नहीं थे। अलबत्ता अमेरिकन आर्मी के लिए ऐसी पहाड़ी पर रिहाइश की सहूलत मुहैया करना कोई मुश्किल नहीं था। मुजाहिदीन भी वहाँ मोर्चे वगैरह बनाकर रह सकते थे, लेकिन वो मोर्चे बिल्कुल खुले हुए होते और अमेरिकन उन्हें आसानी से हेलीकॉप्टर से निशाना बना सकते थे। इस वजह से उन्होंने कभी उस पहाड़ी पर रिहाइश इख्तियार करने की कोशिश नहीं की थी। ये सारी तफसील मुझे गुर्देज कैंप के कमांडर जिला खान से मिली थी। अगली सुबह मैंने पहला काम तो ये किया कि उनके पास मौजूद स्नाइपर राइफलों का जायजा लिया ताकि अपने लिए हथियार का चुनाव कर सकूं। किसी भी लड़ाई का हिस्सा बनते वक्त सबसे ज्यादा अहमियत हथियार की होती है और स्नाइपर्स की जंग में तो हथियार का दर्जा आम लड़ाई से कुछ ज्यादा ही है। उनके पास 3 हैवी स्नाइपर यानी रेंज मास्टर, ड्रैगनॉव, एक स्टायर स्नाइपर और एक गैलिल थी। उनमें सबसे बेहतर रेंज मास्टर थी क्योंकि उसकी कारकर्दगी और रेंज बाकी स्नाइपर राइफलों से ज्यादा थी। उसके अलावा मैंने उस पर ज्यादा मशक भी की थी। मैंने तीनों रेंज मास्टर का मुआयना किया और उनमें से एक राइफल अपने लिए मुंतखब कर ली। घंटा डेढ़ मैंने राइफल की सिफरिंग की और फिर राइफल की सफाई करने लगा। यहाँ एक बात आपके गोश गुजार कर दें, एक अच्छा स्नाइपर एक ही गोली से राइफल को जांच लेता है कि वो निशाना साधने के मकाम से कितना दाएं बाएं या कितना ऊपर नीचे मार कर रही है और अपने अंदाजे से वो उसी राइफल से दूसरी गोली चलाकर हदफ को निशाना भी बना सकता है। लेकिन ऐसा करना आर्जी तौर पर तो काबिल कबूल है, मुस्तकिल बुनियादों पर नहीं। जब स्नाइपर ने एक राइफल को मुसलसल जेर इस्तेमाल रखना हो तब वो उसको जीरो जरूर करता है और उसके लिए स्नाइपर को कम से कम राइफल से 5 गोलियां फायर करनी पड़ती हैं और सिफर करने के बाद ही एक स्नाइपर अपने हथियार पर एतमाद कर सकता है। दिन का बकिया हिस्सा मैंने इलाके से वाकफियत हासिल करने और मुख्तलिफ लोगों को पेश आने वाले हादसात की तफसील सुनने में गुजारा।
निक स्टुअर्ट ने अपने ठिकाने से 2 किलोमीटर से ज्यादा फासले पर भी चंद आदमियों को कामयाबी से निशाना बनाया था। यकीनन उसने बुलंदी का फायदा उठाकर अपहिल डाउनहिल टेक्निक इस्तेमाल करते हुए अहदाफ को निशाना बनाया था, और ये बात जाहिर करती थी कि वो एक मंझा हुआ स्नाइपर था। मेरे बारे में भी जानने वाले यही कहते थे। नामालूम अब दोनों में से किसको कामयाबी मिलने वाली थी। ये ऐसी जंग थी जिसमें गलती की गुंजाइश नहीं थी। उसे इस लिहाज से भी फौकियत हासिल थी कि उसके पास कोई मखसूस हदफ नहीं था। मार के इलाके में वो जो हरकत देखता अपना काम कर गुजरता। उसके बरक्स मुझे सिर्फ उसी को निशाना बनाना था। इसके बरक्स मुझे सिर्फ उसी को निशाना बनाना था। अगली सुबह तुलुए आफ्ताब से पहले ही मैं जिला खान के एक आदमी के साथ मखसूस ठिकाने से बाहर निकल आया था। मेरा इरादा किसी ऐसी पहाड़ी पर डेरा डालने का था जहां से मैं निक स्टुअर्ट की रोजमर्रा पर नजर रख सकता। सबसे बड़ा मसला उसकी पहचान का था। उसके बाद ही मैं उसे निशाना बना पाता। गुज़श्ता दिन ही मैंने जिला खान के आदमी अकरम को तफसील से चलने के तरीक़ेकार के मुतालिक बता दिया था। चलते हुए आड़ का इस्तेमाल कैसे करना है, दरख्तों के तनों और झाड़ियों से किस तरह फायदा उठाना है, पस मंजर से कैसे बचना है, वगैरह वगैरह। वो एक तरबियत याफ्ता मुजाहिद था, इसलिए उसके दिमाग में मेरी बातें अच्छी तरह आ गई थी। मैं निक स्टुअर्ट के ठिकाने का ज्यादा से ज्यादा करीब जाकर जायजा लेना चाहता था। अपनी जगह से चलने से पहले मैंने उसके ठिकाने के दाएं बाएं मौजूद पहाड़ियों का दूरबीन की मदद से गहरी नजर से जायजा लिया था, और फिर एक मखसूस पहाड़ी का चुनाव करके मैंने अकरम को अपनी मंजिल से आगाह कर दिया था। हम नाले में उतरकर मतलूबा समत को चल पड़े। नाले में उतरकर हम दूर के दिखाव से महफूज हो गए थे, इसलिए हमारी रफ्तार भी तेज रही और हमें दरख्तों या पथरीली चट्टानों की आड़ लेने की कोई खास जरूरत नहीं पड़ी थी। नाले के अंदर जहां तक महफूज जा सकते थे, हम इत्मीनान से गपशप करते हुए चलते रहे। अकरम का ताल्लुक बन्नू से था और वो पिछले कई साल से अफगानिस्तान जिहाद में शामिल था। मैं उसे स्नाइपर से बचने के लिए जरूरी एहतियातों के बारे में बताता रहा। इस दौरान उसने कई सवाल भी पूछे। वो मुझसे काफी मुतासिर दिखाई दे रहा था। बातों बातों में कहने लगा, सच कहूँ तो जीशान भाई, आपकी आमद से पहले आपके बारे में बहुत कुछ सुन रखा था और मेरी ख्वाहिश थी कि कभी अपनी आंखों के सामने आपको फायर करते हुए देखूं। मैंने हंसते हुए कहा, कल राइफल को सिफर करते वक्त मैंने काफी गोलियां फायर की थी। उम्मीद है आपकी तमन्ना पूरी हो गई होगी। वो जल्दी से बोला, नहीं, वो तो आप पत्थरों को निशाना बना रहे थे और मेरी ख्वाहिश है कि दुश्मन के सर में आपकी गोली लगती हुई देखूं, और इसी वजह से मैं बड़ी कोशिशों से आपके साथ आ पाया हूँ। उसकी बात पर मैंने हल्की सी हंसी उछाली। लोगों की निगाहों का मरकज बनना एक खुशकुन बात होती है, लेकिन ये भी हकीकत है कि बाज़ औक़ात लोगों की तवक्कुआत पर पूरा उतरना निहायत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कोई भी कारनामा सर अंजाम देने के लिए किस्मत का शामिल हाल होना जरूरी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती